हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स ऑन अ मूविंग पॉइंट चार्ज कंप्लीट कर लिया था और जिसके साथ हमने नया चैप्टर हमारा स्टार्ट कर दिया था। आज हमारा दूसरा टॉपिक है जो है हमारा फोर्स ऑन अ डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, यानी करंट डिफरेंशियल करंट एलिमेंट में हमारा कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग आज फाइंड आउट करने वाले हैं और किस तरीके से करेंगे आज हम लोग आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो इसके लिए हमारा पॉइंट फॉर्म जो हमने पॉइंट चार्ज पे जो हमारा फोर्स लग रहा था वो हमें आना चाहिए। तो अगर किसी ने पुराना वीडियो अगर नहीं देखा है, इससे पिछले लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज तो डिफरेंशियल करंट एलिमेंट पे आपका फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? तो जो हमने जब हमने पॉइंट मूविंग पॉइंट चार्ज पे जब हमने फोर्स एक्सर्ट हुआ था तो वो कितना हुआ था? वो हुआ था हमारा डी क्यू वी क्रॉस बी न्यूटन जितना, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ अगर हम लोग करंट डेंसिटी की बात करें इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो हमारे पास करंट डेंसिटी का एक इक्वेशन है जो है हमारा रो वी इंटू वी, जहाँ पे वी क्या है? आपकी वेलोसिटी है, ठीक है, और रो वी क्या है? आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। लेकिन यहाँ पे आपने एक डिफरेंशियल करंट एलिमेंट को आपने कंसिडर किया है, तो डिफरेंशियल करंट एलिमेंट में आपका डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ चार्ज भी होगा कुछ। वो चार्ज आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, वो चार्ज को आप कैसे लिखेंगे? वो चार्ज आप लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो वी डी वी। ओके, तो हमारे पास डी क्यू की वैल्यू आ चुकी है। जो ये डी क्यू की वैल्यू, ये जो इक्वेशन नंबर हमारा 3 है, उसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। ये हमारा टू सेकंड नंबर का इक्वेशन है और ये हमारा थर्ड नंबर का इक्वेशन है। तो डी क्यू की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1 में, तो हमारे पास फोर्स क्या आएगा? फोर्स आएगा हमारे पास रो वी डी वी वी क्रॉस बी जितना। ओके, नाउ अगर हम लोग जो फोर्स हमारा एक्सर्ट हो रहा है किसी डिफरेंशियल करंट एलिमेंट में, अगर हम उसे इन टर्म्स ऑफ आपकी करंट डेंसिटी में लिखे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वो हम लोग लिख सकते हैं डी एफ इज इक्वल टू जे क्रॉस बी डी वी। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी हमने पहले पढ़ चुका है, एक रिलेशनशिप हमने पढ़ी थी, जे डी वी इज इक्वल टू के डी एस इज इक्वल टू आई डॉट डी एल। ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो हमने पिछले लेक्चरों में कवर अप कर दी थी। ओके, सो ये इक्वेशन जो है आपकी, उसका हम लोग यूज करेंगे और उसके यूज करने पर हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा? फोर्स हमारा क्या क्या एक्सर्ट होगा सरफेस पे, वो होगा हमारा डी एफ इज इक्वल टू के क्रॉस बी डी एस। ओके, सिमिलरली आपका जो डिफरेंशियल करंट एलिमेंट में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है आइडियल क्रॉस बी जितना, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 5। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 4 जो हमारा आया था, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारा टोटल फोर्स क्या आएगा? टोटल फोर्स हमारा आएगा ओवर दी वॉल्यूम चार्ज जे क्रॉस बी डी वी, ठीक है। लेकिन इक्वेशन अगर हम लोग और अगर इक्वेशन नंबर 5 को भी हम अगर इंटीग्रेट करते हैं ओवर दी क्लोज सरफेस, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा? के क्रॉस बी डी एस, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 8, ये हो गया ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली अगर हम लोग ये जो छठा इक्वेशन था हमारा डी एफ इजिकल टू आई डी एल क्रॉस बी, अगर हम उसे इंटीग्रेट करते हैं ओवर दी क्लोज पाथ, तो हमारे पास क्या आएगा? आई डॉट डी एल क्रॉस बी। तो ये जो इक्वेशन है 9 नंबर का इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारा डिफरेंशियल करंट एलिमेंट में कितना फोर्स लग रहा है ये इंडिकेट करता है, ठीक है। ये क्लोज सरफेस में आपका कितना फोर्स लग रहा है वो इंडिकेट करता है, इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 7 आप कितना वॉल्यूम में आपका कितना फोर्स लग रहा है वो आपको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज हमने कवर अप कर ली, वॉल्यूम के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर और क्लोज पाथ के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन स्ट्रेट एंड लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर।
अगर कंडक्टर आपका स्ट्रेट लॉन्ग है यानी लंबा है और वो करंट कितना करंट कैरी कर रहा है आई जितना, और उसकी फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है उसकी बी है अलोंग दी यूनिफॉर्म, मतलब टोटल चार्ज, टोटल जो आपका लेंथ है, टोटल कंडक्टर की लंबाई है, उसमें आपका फील्ड कितना है बी है। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंशियल फोर्स को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उसे हम लोग इंटीग्रेट इंटीग्रेट करके अगर हम लोग उसे रिप्रेजेंट करते हैं इन इक्वेशन नंबर, ये जो हमने ऊपर छठा नंबर का इक्वेशन देखा 6 नंबर का, उसका इंटीग्रेशन कैसे लिख सकते हैं, आई डी एल क्रॉस सॉरी आई डॉट एल क्रॉस बी। ओके, तो उसे हम लोग एक्सप्रेस किस तरीके से कर सकते हैं, आई एल क्रॉस बी। अगर हम लोग क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं किसी भी चीज की, तो वो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग हटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका साइन थीटा, साइन वैल्यू हम उसकी लेते हैं। यहाँ पे एल और बी के बीच का जो एंगल है साइन थीटा, वो हम लोग लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में जो मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्सर्ट हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो आपका लग रहा है ऑन दी इलेक्ट्रॉन, जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है जिसके कारण, ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक कंडक्टर का पार्ट है, और जो मैग्नेटिक फोर्स आपका ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू दी कंडक्टर लेटाइस, यानी ऑल ओवर दी कंडक्टर में, ये फोर्स आपका ट्रांसफर्ड होगा ऑन दी होल कंडक्टर। एक पॉइंट पे लगेगा फोर्स, तो आपका होल कंडक्टर पे आपका फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका करंट जो है वो यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूट है अलोंग दी स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, इसीलिए फोर्स आपका एक जगह पे लगेगा, तो आपका हर जगह पे आपका फोर्स लगेगा। ठीक है, नाउ ये तो हो गया आपकी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर पे आपका कितना फोर्स लग रहा है, आई एल क्रॉस बी जितना, यानी आप कह सकते हैं कि आई एल बी साइन थीटा जितना। ठीक है, नाउ फोर्स बिटवीन टू डिफरेंशियल करंट एलिमेंट्स, डिफरेंशियल करंट एलिमेंट में, तो जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में पहले डिस्कस किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशियल करंट एलिमेंट में आपका कितना फोर्स लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज को, मतलब एक पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे जिसपे आपका फोर्स एक्सर्ट होगा, और उसके कारण आपके दूसरे पॉइंट पे भी, दूसरे जो पॉइंट चार्ज है उस पे भी आपका फोर्स एक्सर्ट होगा, और दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको आर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि ये जो दोनों चार्ज हमने कंसिडर किए हैं, जो पॉइंट चार्ज हमने कंसिडर किए हैं, वो पॉइंट चार्ज आपके सेम टाइप के हैं, या फिर इधर वो आपके पॉजिटिव है और आपके नेगेटिव है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर आपके दोनों टाइप के जो दोनों चार्जेस हैं, अगर वो आपके डिफरेंट टाइप है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और वाइस वर्सा है, जो भी है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बिटवीन टू करंट एलिमेंट में फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक दो करंट एलिमेंट्स को हम लोग कंसिडर करते हैं। वो है आई वन डी एल वन और आई टू डी एल टू। आपको फिगर में बताया है। डायरेक्शन आपको करंट की बता रखी आई वन और आई टू। ठीक है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ये जो दोनों आपके करंट एलिमेंट है वो अपना खुद का मैग्नेटिक फोर्स बनाएंगे, जो एक दूसरे को रिपल करेगा। जो आइडियल, ये जो आपने कंसिडर किया ये वाला एलिमेंट, वो अपना कुछ मैग्नेटिक फोर्स अलाउ करेगा, और ये वाला जो करंट एलिमेंट है वो अपना कुछ मैग्नेटिक फोर्स होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को टकराएंगे, और दोनों की डायरेक्शन सेम होने के कारण, दोनों एक जैसे होने के कारण, ये दोनों एक दूसरे पे कौन सा रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि फोर्स जो हमारा एलिमेंट आइडियल वन आई एल सॉरी आई वन डी एल वन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा, वो हो रहा है हमारा डीबी टू, वो हो रहा है हमारा डीबी टू। और जो दूसरा एलिमेंट है हमारा
I2Dl2 उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो रहा है हमारा dB1। ओके, तो फोर्स के इक्वेशन के अनुसार जो डिफरेंशियल करंट एलिमेंट है उस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, उस पर हमारा फोर्स एक्सर्ट होगा ddF1 इज इक्वल टू IDL1 इंटू dB2। अगर हम लोग एक ही पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो नाउ अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है करंट एलिमेंट के द्वारा वो I2Dl2 के ऊपर किस तरीके से वर्क करेगा फॉर द फ्री स्पेस। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, हम लोग dB2 को किस तरीके से लिख सकते हैं μ0 dH2। यहाँ पे H2 क्या होगा I2Dl2 क्रॉस A R21 अपॉन 4 पाई R2 R21। ओके, समझ गए। तो ऊपर जो हमारा इक्वेशन आया था ये वाला इक्वेशन 9.4.1, ठीक है, ये जो इक्वेशन आया था उसको अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करें dB2 में तो हमारे पास क्या इक्वेशन होगा, ddF1 का इक्वेशन क्या होगा μ0 I1Dl1 क्रॉस I2Dl2 क्रॉस AR21 अपॉन 4 पाई R21 स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन होगा। तो ये जो इक्वेशन है वो जो हमारा ये तीसरे नंबर का इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो करंट एलिमेंट के बीच में आपका कितना फोर्स आपका लग रहा है। ओके, ये जो इक्वेशन है वो आपका वेरी सिमिलर है आपके कूलम्ब्स लॉ के। तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये इक्वेशन को हम लोग दो बार इंटीग्रेट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका दो बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो इसे हम लोग दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी μ0 I1 I2 L1 L2 क्या क्रॉस आपका इंटीग्रेशन और DL1 क्रॉस DL2 क्रॉस AR21 अपॉन R21 स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। एग्जैक्टली हम लोग ये सारे जो सेम स्टेप्स हैं वो फॉलो करके हम लोग फोर्स 2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स 2 फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी F2 इज इक्वल टू μ0 I2 I1 अपॉन 4 पाई L2 L1 DL2 क्रॉस DL1 R AR12 अपॉन R12 का स्क्वायर। एक्चुअली में जो इक्वेशन आया आपका ये पांचवें नंबर का जो इक्वेशन आया ये वाला इक्वेशन, ये हमारा ऑब्टेन किया गया है बाय द इक्वेशन नंबर ऑफ 4। इंटरचेंजिंग कर सकते हैं आप इसे, जैसे वन की जगह 2 और 2 की जगह आप 1 लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो हम लोग बाय यूजिंग द बैककैप रूल फॉर एक्सपांडिंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग क्या शो कर सकते हैं कि जो आपका F2 है, जो आपका फोर्स लग रहा है वो आपका फोर्स 1 के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सिंपल। ओके, तो ये जो हमारा ये जो कंडीशन है ऊपर वाली, ये छठे नंबर का जो इक्वेशन आया उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो आपका फोर्स है डिफरेंशियल करंट एलिमेंट में वो आपका न्यूटन का थर्ड लॉ आपका ओबे करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, यानी दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में हमारा कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। डिफरेंशियल करंट एलिमेंट तो हो गया हमारा, लेकिन दो पैरेलल कंडक्टर अगर आपके पास हो तो आप उसके बीच में कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग कंसिडर करते हैं और एक दूसरे के पैरेलल में रखते हैं, ठीक है। और जो हर एक कंडक्टर है उसका अपना ओन फ्लक्स, खुद का अपना फ्लक्स होता है, और दो कंडक्टर को एक दूसरे के पास में हम लोग रखते हैं ताकि क्या हो सके, दोनों कंडक्टर के बीच में आपका फोर्स प्रोड्यूस हो सके बाय द इंटरेक्शन ऑफ टू फ्लक्सेस। क्योंकि खुद का ओन फ्लक्स है इसीलिए दोनों का ओन फ्लक्स है, तो दोनों एक दूसरे में दोनों फ्लक्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और दोनों के बीच में आपका फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो फोर्स जो है बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर वो आपका डिपेंड करता है दोनों कंडक्टर में करंट की दिशा क्या है, ठीक है। अगर दोनों कंडक्टर की दिशा सेम है, दोनों कंडक्टर की दिशा अगर
सेम है तो दो कंडक्टर आपके एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे में एक्सपीरियंस करेंगे, जैसे आपको फिगर ए में बताया है। ठीक है, दोनों का करंट अगर सेम है तो दोनों के बीच में आपका कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन वाला फोर्स है। लेकिन अगर दोनों करंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे फिगर बी में बताया हुआ है। नाउ अगर हम लोग दो पैरेलल कंडक्टर को अगर कंसिडर करें और उनकी लेंथ हम लोग एल कंसिडर करें और उसे हम किसी मीडियम में रख दें और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि उस दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पे डी दे रखा है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, फिगर में आपको बताया हुआ। और हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि दोनों कंडक्टर में जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। सो मैग्नीट्यूड जो होगा फोर्स का कंडक्टर 1 पे यानी F1 वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड B2 आपका कितना फोर्स एक्सर्ट होगा F1 जितना बाय द कंडक्टर 2। तो उन दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग कैसे करेंगे, F1 इज इक्वल टू मोड F1 I1 L क्रॉस B2 इज इक्वल टू I1 L B2 साइन 90 यानी I1 L B2 रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पे साइन 90 क्यों लिया, क्योंकि जो एंगल था बिटवीन दी L और B2 वो आपका 90 डिग्री था, इसीलिए। नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू दी स्ट्रिंग लॉन्ग कंडक्टर। जो हमारा डायरेक्टली हमने जब एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था तब हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया था कि H2 इज इक्वल टू I2 अपॉन 2 पाई डी फॉर द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। नाउ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास B और H का क्या इक्वेशन है, B इज इक्वल टू म्यू H2। ये हमारा B और H का रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग म्यू की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, म्यू 0 म्यू r और H2 की जगह I2 अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, तो ये जो B2 की वैल्यू आई हमारे पास वो B2 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर यहाँ पे रखेंगे 9.4.7। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास फोर्स F1 की वैल्यू आएगी I1 L म्यू 0 म्यू r अपॉन इंटू I2 अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सिमिलरली कंडक्टर 2 के कारण कंडक्टर 2 पे ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या फोर्स एक्ट कर रहा है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यही जो ऊपर हमने स्टेप्स फॉलो किए वही स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग F2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो दो पैरेलल कंडक्टर जिसका लेंथ आपको L दे रखी है और करंट आपके सेम डायरेक्शन में या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में आपको दे रखा है, तो उसके कारण एक दूसरे के कितना फोर्स आपको एक्सर्ट होगा वो आपको कैसे दे सकते हैं, आप उसे F इज इक्वल टू म्यू I1 I2 L अपॉन 2 पाई डी, जहां पे I1 और I2 क्या है आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2 रिस्पेक्टिवली और D क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर। समझ गए, तो ये हमारा इक्वेशन है फोर्स एक्सर्टेड ऑन टू पैरेलल कंडक्टर्स। ओके, अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि करंट फ्लो अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्शन टाइप का फोर्स लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिपल्सिव टाइप का फोर्स आपका कंडक्टर में लगता है। ओके, तो फोर्स ऑन ए डिफरेंशियल करंट एलिमेंट और फोर्स ऑन ए स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर ये हमने आज कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आगे मिलेंगे तब आगे का टॉपिक हम लोग मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट या फिर मैग्नेटिक टॉर्क और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम लोग कवर अप करेंगे। ओके, टिल देन